हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेक्चर को आगे को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ना, आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको पहले जस्ट बता देती हूँ। हमने स्टार्ट की थी अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी चल रही थी। इसके हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं और आज के 6 लेक्चर पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। ओके, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, एग्जाम्पल की हेल्प से भी हम चीजों को समझेंगे। पहले जैसे आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे यानी कि लेक्चर नंबर 5 पे आपको बताया था आइसोमरशिप। तो वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है ना? हमने लास्ट लेक्चर पे बात की थी। तो मैंने आपको क्या बोला था? देखिए, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप किसकी बात करते हैं? आप न्यूक्लियाई की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, आप सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल मॉलिक्यूल लेते हैं, बट सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर एक टारगेट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब आप बात करते हैं, तो आप इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड की बात करते हैं। किसके अंदर? जब आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की पढ़ते हैं, उसके अंदर आप क्या करते हैं? आप बात करते हैं आपका सैंपल न्यूक्लियाई है, तो आप इसे क्या कर रहे हैं? बाहर से रेडिएट कर रहे हैं। ये तो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी का पैटर्न। तो यहाँ पे आपका सैंपल मॉलिक्यूल इरेडिएट तो हो रहा है, बट हमारा जो पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पर्टिकुलरली किसके, कब कब बात करते हैं? जब हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। ओके, सिमिलरली जब हम लोग ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो हम क्या बात करते हैं? हमारी वहां भी हमारे पास एक सैंपल मॉलिक्यूल होता है, उसे भी हम इरेडिएट ही करते हैं। बट उस केस में, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में के केस में, हम इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सिमिलरली आपको पता है जब हम लोग मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी हर लेक्चर पर बताती हुई आ रही हूँ। तो आपने कहाँ अटेंशन कराना है? अपने भी सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इस पे अपना अटेंशन देना है। ओके, अब देखो ना, जनरली क्या होता है, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपने 3 पैरामीटर्स को पढ़ना होता है, और वो 3 पैरामीटर कुछ ऐसे है। एक होता है आपका आइसोमरशिप, दूसरा होता है आपका क्वाड्रपल इंटरेक्शन, तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक इंटरेक्शन। ओके, ये तीनों इंटरेक्शन को, तीनों टाइप के आप पैरामीटर्स को आपने डिस्कस करना होता है। आपके सिलेबस पर भी सेपरेटली दिए हुए हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ओके, अब पहले मैं आपको जस्ट वही बता देती हूँ कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पर बताया था कि ये पैरामीटर्स आते कहाँ थे। तो आपको पता है, देखो, जैसे आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बाकी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्प्लिटिंग के पैटर्न्स पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, किसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है? इंटरेक्शन की वजह से स्प्लिटिंग होती है। वही चीज यहाँ होती है। मतलब देखो, आपको मैंने जैसे सेम चीज बोला कि आप अपने मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपना सैंपल मॉलिक्यूल ले रहे हैं। इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? न्यूक्लियाई है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर को, आपके जो न्यूक्लियाई है ना, वो आपके जो बाहर आपका जो सैंपल मॉलिक्यूल है, सैंपल मॉलिक्यूल के बाहर भी तो एनवायरनमेंट है। तो इस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। एनवायरनमेंट में क्या हो सकते हैं? एनवायरनमेंट में आपके क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से है? आपका ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियाई है, तो ऑब्वियस सी बात है एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये तो होना पॉसिबल है। दूसरी चीज, अगर आपका ये कोई कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम से बने होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप से लगे होते हैं। तो यहाँ पर को मे बी लिगेंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ मे बी आपने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो होता क्या है कि मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप देखेंगे कि जो आपकी ये सैंपल न्यूक्लियाई है ना, सैंपल मॉलिक्यूल है, अभी आप जस्ट बोलिए, सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो ये न्यूक्लियाई, ये सैंपल न्यूक्लियाई, ये इंटरेक्ट करती है इन सारी चीजों से। मे बी ये इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर जाए, मे बी ये लिगेंड से इंटरेक्ट कर जाए, मे बी ये मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर जाए। तो यहाँ पर को आ जाता है इंटरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो आपकी न्यूक्लियाई है, वो अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट कर रही है। मे बी वो आपके जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उससे इंटरेक्ट कर जाए। मे बी वो बाहर जो आपके लिगेंड्स प्रेजेंट है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर जाए, या फिर आप बोल सकते हैं लिगेंड से इंटरेक्ट कर जाए। मे बी आपने बाहर से गैस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो क्या पता आपका जो न्यूक्लियाई है वो किसके साथ इंटरेक्ट हो जाए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट हो जाए, जिसे आप डेल्टा बी नॉट से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कुछ ये अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है। इस इंटरेक्शन की वजह से जो आपके एनर्जीज लेवल होते हैं, जो आप यहाँ पर एनर्जी लेवल्स लेते हैं, ये फर्दर स्प्लिट होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आप अब सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो आप यही चीज पढ़ते हैं ना, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के टर्म पे। तो आपके क्या है, यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग हो रही है, फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है, बट ये स्प्लिटिंग किसकी वजह से हो रही है? इंटरेक्शन की वजह से हो रही है। इंटरेक्शन किसमें हो रहा है?
आप अगर आप मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे हैं तो इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, आपके न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई में भी इंटरेक्ट कर सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, मे बी आपके जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उससे इंटरेक्ट कर सकता है, मे बी आपके सिस्टम में जो लिगेंड है उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। तो अलग अलग इंटरेक्शन की वजह से आपको अलग अलग टाइप की स्प्लिटिंग मिलती है। इतनी चीज क्लियर आ रही। आज के लेक्चर पे हमने पर्टिकुलरली क्वाड्रपोल इंटरेक्शन पे बात करनी है। तो देखो मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको आइसोमर शिफ्ट बताई थी, समझ में आया। तो आइसोमर शिफ्ट भी क्या है, एक टाइप का पैरामीटर है, बट यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, शिफ्टिंग होती है। आपके जो ये एनर्जी लेवल्स है ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट हो जाते हैं, स्प्लिट नहीं करते, बस शिफ्ट होते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी थी किसमें, आइसोमर शिफ्ट में। और आइसोमर शिफ्ट किसकी वजह से होता है वो भी मैंने बताया था, जब आपका जो सैंपल मॉलिक्यूल है, सैंपल जो न्यूक्लियाई है, वो किसके साथ इरेडिएट करती है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ इरेडिएट करती है। कहाँ के इलेक्ट्रॉन, आपके एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, आपका एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियाई है, सराउंडिंग में ऑर्बिट है, जैसे पहले आ गया एस ऑर्बिट, देन आ गया पी ऑर्बिट, देन आ गया डी ऑर्बिट, देन आ गया एफ ऑर्बिट। तो ये इन सारे ऑर्बिटल्स में जो आपकी इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो आपकी क्या होता है, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, शिफ्ट होता है। ये हमने बात की थी आइसोमर शिफ्ट में, वहां मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, कौन से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं, कौन से इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, सारी चीजें हमने वहां डिस्कस की थी। ओके, अब मैं आपको पर्टिकुलरली ले जाती हूँ क्वाड्रपोल इंटरेक्शन पर। क्वाड्रपोल इंटरेक्शन क्या है, तो क्वाड्रपोल इंटरेक्शन क्या है, ये भी एक टाइप का इंटरेक्शन है। किसके बीच में जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक तो आपके सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो तो होगी, और ये न्यूक्लियाई इनमें से एक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी। जैसे आपके आइसोमर शिफ्ट में आपके न्यूक्लियाई किसके साथ इंटरेक्ट करी थी, इलेक्ट्रॉन के साथ, वैसे ही आपकी क्वाड्रपोल इंटरेक्शन में आपकी न्यूक्लियाई किसके साथ इंटरेक्ट करती है, ये इंटरेक्ट करती है एक्सटर्नल फील्ड ग्रेडियंट के साथ। एक्सटर्नल फील्ड ग्रेडियंट जो हम आगे नीचे की ओर क्या है डिस्कस करने वाले हैं, अभी जैसे आप इतनी चीजें सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर को देखो, क्वाड्रपोल इंटरेक्शन क्या होता है, एक टाइप का इंटरेक्शन है, क्योंकि कब जनरेट होता है, जब आपके सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, एक्सटर्नल फील्ड ग्रेडियंट के साथ। ओके, अब ये एक्सटर्नल फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट इतनी चीज माइंड पर रखिए। और फिर क्या होगा, जैसे आप हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में पढ़ते हैं, ईएसआर वगैरह में आपने डिस्कस किया हुआ है। अब क्या होगा, जैसे आपके न्यूक्लियाई और आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो आपके जो ये एनर्जी लेवल्स है ना, ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर को क्या होगा, इनकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पर को जो टर्म आता है वो आपकी क्वाड्रपोल इंटरेक्शन भी पूछा जाता है, मे बी क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग करके भी पूछ लें। बाकी सारी चीजें तो हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी आपने इतना जस्ट समझ लिया, इतनी चीज क्लियर है। तो यही होता है आपका क्वाड्रपोल इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है इसे बोलते हैं क्वाड्रपोल इंटरेक्शन स्प्लिटिंग। इतनी चीज क्लियर है। तो ये अगला जो पैरामीटर है मैग्नेटिक इंटरेक्शन, हम आगे के लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमने सारी बात करनी है क्वाड्रपोल इंटरेक्शन पे। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे बढ़ते, देखो ये चीज समझे ना। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग होती क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने लिखा है। डेफिनेशन क्या हुआ, ये बोल रहा है क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग, या फिर आप बोल सकते हैं, या फिर हाँ देखो, ये तो डेफिनेशन क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग की है। तो ये बोल रहा है क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग इज डिफाइंड एज अ स्प्लिटिंग caused by the interaction of a nuclei and the surrounded electric field gradient। तो यहाँ पर को क्या होगा, पहले आपकी जैसे मैंने बोला न्यूक्लियाई है, जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, इसकी न्यूक्लियाई किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, आपके जो सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं ये फर्दर स्प्लिट होंगे, और इसी स्प्लिटिंग को आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। ओके, अब देखो यहाँ पर कोई कंडीशन मस्ट रहती है, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका वही एनर्जी लेवल आपका फर्दर स्प्लिट होगा, वही आपका एनर्जी लेवल क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग शो करा पाएगा, जिसके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होगी। तो ध्यान में दीजिएगा कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं, आपके सारे एनर्जी लेवल्स फर्दर स्प्लिट होके क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग शो नहीं कर सकते, बस वही एनर्जी लेवल्स करेंगे जिसके लिए आपकी आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन हाफ है। तो आपको पता है हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ 57 Fe और 119 SN की ही बात यहाँ पर को करते हैं। 57 Fe और 119 SN की बात यहाँ करते हैं। और इन दोनों के केस में क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये जो हमारा ग्राउंड स्टेट होता है ये आपकी हाफ एनर्जी लेवल पे होता है, यानी कि इसके लिए जो आपका ये एनर्जी लेवल है
इसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल होती है, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होती है, 3/2 होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये जो लेवल है, ये जो नीचे वाला लेवल है, आई की वैल्यू जिसकी हाफ है, ग्राउंड लेवल जिसे हम बोलते हैं, इस लेवल की आप फर्दर स्प्लिटिंग नहीं करा सकते क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग के थ्रू। क्यों? क्योंकि क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग कराने के लिए कंडीशन जो मस्ट है वो है आपकी आई की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन हाफ होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू जिस हाफ है। इतनी चीज क्लियर है। लेकिन ये जो आपका एक्साइटेड स्टेट है, इसका आप क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग यानी कि इसे आप फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई स्प्लिटिंग पॉसिबल है। अब ऐसा होता है, देखो सारे कंपाउंड में ऐसा हो वो भी पॉसिबल नहीं है। हमको क्या होता है, हमको कंपाउंड दिए होते हैं, अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्स दिए होते हैं, और हमने उसमें चेक करना होता है कि वहां पर क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। उसके लिए स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि स्पेक्ट्रा जो है, आप जो आगे स्पेक्ट्रा ड्रॉ कराएंगे वो इस स्प्लिटिंग के बेसिस पे बनेगा। तो आपको अगर आपको पता चल गया कि आपके कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हो रही है, देन आप उसका स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम आगे को डिस्कस करेंगे। अभी जैसे आप इतनी बात कीजिए कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में आई की वैल्यू 3/2 है, अब ऐसा भी नहीं है कि सारे कॉम्प्लेक्स में, देखो ना, आप जस्ट ऐसा समझो कि अब मैं बोल रही हूँ कि Fe और Sn के केस में क्या है, आपके जो Fe और Sn का अगर जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें आपको ये दो टाइप के एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, एक की वैल्यू हाफ होती है, एक की वैल्यू 3/2 होती है। तो अब बात ये है कि हाफ वाला तो कभी भी स्प्लिटिंग यहाँ पर को फर्दर स्प्लिटिंग यानी कि क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा। ओके, लेकिन कंडीशन फॉलो करने वाला ये वाला एनर्जी लेवल है, क्योंकि इसके लिए आई की वैल्यू क्या है, 3/2। तो ये क्या है, स्प्लिटिंग क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग शो कर सकता है। बट ये तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, जरूरी नहीं कि सारे कॉम्प्लेक्स आपकी स्प्लिटिंग शो करे। कुछ कॉम्प्लेक्स करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। जो करेंगे उसके लिए कंडीशन मस्ट ये है कि आई की वैल्यू 3/2 होनी चाहिए। समझ में आ रहा? यानी कि अगर आप आई के नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स लेंगे, एसएन के नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स लेंगे, तो आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। बट जरूरी नहीं है कि एफी के सारे ही कॉम्प्लेक्स आपके क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग शो करे, और सब एफी के कोई भी, मतलब समझ में आ रहा है ना, सारे ही करें सारे ना करें, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, वो सारे एग्जाम्पल की फॉर्म में हम नीचे को डिस्कस करने वाले हैं। अभी जैसे आप चीजों को इतना माइंड में रखिए कि आपको अगर क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग आप चाह रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स में हो, तो आपका कौन सा एनर्जी लेवल आपका स्प्लिटिंग कराएगा, वो एनर्जी लेवल होगा जिसके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ हो। अगर हाफ एनर्जी लेवल वाला आपका, हाफ आई की वैल्यू वाला एनर्जी लेवल है, तो वो आपकी क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग नहीं शो कराएगा। उसके अलावा जितने भी हैं वो आपकी शो कराएंगे। इतनी चीज क्लियर है? दूसरी चीज, तीसरी चीज वो है आपका सिलेक्शन रूल। अगर आप क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग कराएंगे तो आप वहां पर कोई ट्रांजिशन भी तो निकालेंगे। जैसे आप एक मिनट रुकिएगा, मैं इनको इरेज करके आपको दिखाती हूँ। जैसे आप क्या है, आप स्प्लिटिंग करा तो देते हैं ना, देखिए यहाँ पर आप स्प्लिटिंग करा तो देते हैं। आपने यहाँ पर सपोज इसका ऐसे स्प्लिटिंग दिखाया, और इस लेवल को भी यहाँ पर आपने, ये तो स्प्लिट नहीं हुआ, ये ऐसा का ऐसा रहा, तो ये सपोज इसकी वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू 3/2 है, तो ये फर्दर स्प्लिट हो गया। ये तो स्प्लिट हो नहीं सकता, ये वाला तो स्प्लिट हो सकता है, तो आपने इसकी स्प्लिटिंग कराई। अब आपको ये भी तो चेक करना होता है ना कि कौन सा ट्रांजिशन आपका अलाउड है और कौन सा ट्रांजिशन आपका फॉरबिडन है। ओके, तो आपको ये कैसे पता चलता है? आप क्या करते हैं, आपका ये लेवल होता है इनिशियल, ये लेवल होता है आपका फाइनल। ओके, तो आप क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करता है, और यहाँ पे जो चेंज की वैल्यू आती है, तो ये पता चलता है सिलेक्शन रूल से। ये बोल रहा है आपका मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है 0 और +-1। यानी कि जब भी आप यहाँ से ट्रांजिशन कर रहे हैं, इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं, तो जब भी आप फाइनल माइनस इनिशियल करके वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपने क्या है, इनिशियल आपकी वैल्यू है 1/2, ये आपकी वैल्यू क्या है, हाफ। ओके, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये सपोज आपकी +3/2 है, ये आपकी -3/2 है। तो अगर आप इस लेवल से इस लेवल पे जा रहे हैं, तो ये माइनस ये वैल्यू जब आप करेंगे, तो आपकी वैल्यू या तो 0 आनी चाहिए या फिर +-1 आनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज आई, देन आपका ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड होगा। अदरवाइज ट्रांजिशन क्या होगा, फॉरबिडन होगा। हम उस ट्रांजिशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको सिर्फ अलाउड ट्रांजिशन चाहिए होते हैं, फॉरबिडन नहीं चाहिए होते। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये 3 पॉइंट तो आपके माइंड पर अब रह गए। ओके, अब मैं आपको बात कराती हूँ थ्योरी पे कि कैसे आपकी स्प्लिटिंग होती है, कैसे सारी चीजें हैं। देन मैं आपको आगे की चीजें फिर आप फर्दर बताऊंगी। ओके, देखिए अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी पे। ओके, तो थ्योरी भी बहुत अच्छी है, बहुत शांति से आप समझ में आएगी। देखो ये बोल रहा है थ्योरी के अंदर आपने क्या पढ़ना है ना, थ्योरी आपको यही बताएगी कि आपके कॉम्प्लेक्स में, जो आपका कॉम्प्लेक्स, अभी हम एग्जांपल भी लेंगे, कैसे यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग हो रही है, कैसे फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है। ओके, तो यहाँ पर को देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको पहले यहाँ पर को कंडीशन में बताया कि आपका वो ही एनर्जी लेवल फर्दर स्प्लिट हो सकता है जिसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ हो। ओके, अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो
ऐसा इसीलिए है कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरे एनर्जी लेवल्स है, ओके, इसके लिए वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू हाफ है, इसके लिए क्या है 3/2 है। तो ऐसे एनर्जी लेवल जिनके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू I इज इक्वल टू हाफ के अलावा कुछ भी हो, जैसे 3/2, 5/2, 7/2, कुछ भी हो, ओके, तो इस केस में जो न्यूक्लियाई यहाँ पे होती है ना, ये न्यूक्लियाई का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह असिमेट्रिक होते हैं। ध्यान से सुनेगा ये पॉइंट, ओके, सारी चीजें हमारे जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड रहते हैं, ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपके न्यूक्लियाई का क्वांटम नंबर की वैल्यू, यहाँ पर I की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है, यानी कि हाफ के अलावा कुछ भी है, 3/2, 5/2, 7/2, कुछ भी है, तो उस केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होता है इसके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस केस में इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो असिमेट्रिक होता है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स है ना, ऐसा तो नहीं है न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई होगी, न्यूक्लियाई में बाहर से कॉम्प्लेक्स भी होंगी, मे बी इस न्यूक्लियर जो आपका एटम है जिसकी न्यूक्लियाई की आप बात कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन, मे बी आपके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर को क्या होंगे, जो आपके लिगेंड होंगे, जो आपका ये एटम्स के जो न्यूक्लियाई एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्या होंगे, असिमेट्रिक होंगे। ये क्या नहीं होंगे, सिमेट्रिक नहीं होंगे, ये क्या होंगे, असिमेट्रिक होते हैं, होते ही है, ओके। तो असिमेट्रिक होते हैं, असिमेट्रिक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर को जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी आपका असिमेट्रिक होता है, यानी कि नॉन स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल नहीं होता। ये क्या होता है, नॉन स्पेरिकल होता है। समझ में आया हमने क्या बोला, हमने जस्ट ये बात की कि अगर आपकी कोई न्यूक्लियाई के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू I इज इक्वल टू हाफ से ज्यादा, I इज इक्वल टू 3/2, I इज इक्वल टू 5/2, कुछ भी हो, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है इसके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन स्पेरिकल होता है, ओके। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो गया कि आपके जो वो कंपाउंड है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है, उसमें लिगेंड का चार्ज क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है आपके एटम्स में उनका चार्ज क्या है, वो जो चार्ज होगा ना वो स्पेरिकली प्रॉपर वे में अरेंज नहीं होगा, वो असिमेट्रिकली अरेंज होगा। अभी कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। तो होगा क्या कि अगर आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स में, अगर किसी भी न्यूक्लियाई में जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर असिमेट्रिक है, जैसे हमने बोला कि इनके केस में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक होता है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोल रहे थे कि आपकी न्यूक्लियाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट से इंटरेक्ट कर रही है, तब इस इंटरेक्शन की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यही है कि आपकी जो, अगर आपके जो न्यूक्लियाई है, अगर आप किसी एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं, अगर उस एनर्जी लेवल में अगर आपकी I की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है, तो उन एनर्जी लेवल्स पर जो न्यूक्लियाई होता है उसके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, असिमेट्रिक होता है। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। और उसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होता है। तो तब जब इस केस में क्या होगा, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट हुआ, आपको समझ में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या हुआ, जनरेट हुआ, तब जाके क्या करेगा, आपका जो न्यूक्लियाई है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। समझ में आया। और इसी इंटरेक्शन की वजह से ये जो आपके लेवल्स है ये फर्दर स्प्लिट होते हैं। समझ में आया। लेकिन क्या होगा, ये लेवल जो आपका एनर्जी लेवल है जिसके लिए I की वैल्यू हाफ है, इस केस में जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक ही होता है। अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आपका जनरेट नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट नहीं होगा तो ये आपकी न्यूक्लियाई के साथ क्या है, इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगी। और अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगी, ओके। तो जस्ट इतनी चीज माइंड पे रखिएगा कि अगर आपके एनर्जी लेवल की वैल्यू, I की वैल्यू, उस लेवल के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी कि I की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है, यानी कि हाफ से ज्यादा कुछ भी है, तो उस केस में उन एनर्जी लेवल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन स्पेरिकल होता है। नॉन स्पेरिकल मतलब सिमेट्रिक नहीं होता। सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, स्पेरिकल होना चाहिए। तो अगर स्पेरिकल होता तो हम उसे बोलते कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। अगर नॉन स्पेरिकल है, स्पेरिकल ना बन रहा है, तो हम वहां क्या बोलेंगे, ये असिमेट्रिक है। इतनी चीज क्लियर है। तो यही बोल रहा है कि अगर ऐसे एनर्जी लेवल जिसके लिए I की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है, तो वहां पर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉन स्पेरिकल होता है, ओके। और नॉन स्पेरिकल होने की वजह से यहाँ पर को आपका न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मूवमेंट जनरेट होता है। इससे आप स्किप कीजिए, आप जस्ट इतना ध्यान में रखिए कि अगर आपके लिए, अगर किसी भी क्या एनर्जी लेवल पे क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन स्पेरिकल होगा, तो उस केस में क्या होगा, असिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। असिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यानी कि वो चार्ज की बात कर रहा है जो आपके लिगेंड अप्लाई करा रहे हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉन अप्लाई करा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट किससे इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा आपकी न्यूक्लियाई, जिसके बारे में आपको बात करनी है, ओके। वो उस न्यूक्लियाई से इंटरेक्ट करेगा और उस इंटरेक्शन की वजह से ही आपका जो लेवल्स है, एनर्जी लेवल है, ये फर्दर स्प्लिट होंगे। इतनी चीज क्लियर है। और यही चीज होता है, इसी को आप बोलते हैं क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरेक्शन। इतनी चीज क्लियर है ना।
अभी जस्ट इतना समझो, अब आगे को और चीजें डिस्कस करेंगे कि सब सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या, असिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज समझ में आए। और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो हम बार बार बोल रहे हैं जिसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है वो है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसका, लिगेंड का या फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स का, समझ में आ रहा है, जो आपका एटम है, जैसे आपका कौन किसको यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, एफ ले रहे हैं या फिर एस ले रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी न्यूक्लियाई तो हम ले रहे हैं, और यहाँ पर इस न्यूक्लियाई है तो ऑब्वियस सी बात है इस न्यूक्लियाई के बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे। इसके इलेक्ट्रॉन यानी कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसका बात कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है जो यहाँ पर को न्यूक्लियाई के चारों ओर प्रेजेंट है। या फिर इस Fe के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसके साथ कोई लिगेंड भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे साइनाइड जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, वाटर जुड़ गया, अमोनिया जुड़ गया, ये सारे के सारे क्या है, लिगेंड है, इनके भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, और इसी की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का जनरेशन होता है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के इंटरेक्शन की वजह से जब ये न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करता है, यहाँ पर को क्या होता है, आपके एनर्जी लेवल में फर्दर स्प्लिटिंग होती है। इतनी चीज क्लियर आई, अभी जस्ट इतना समझे। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर को तो जस्ट रफली भी बोल रहा है, अभी जस्ट ये आपके थ्योरी मटेरियल के लिए हो गया, आप वहां जाके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको नोट शेयर करती हूँ। तो देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर देखो यहाँ पर लिखा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज जीरो, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल गया जहां पर को इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ नहीं है, वो जीरो के इक्वल है। अभी ऐसा कब होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जस्ट ये देखो कि अगर आप कोई स्प्लिटिंग कराना, मतलब आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया है और उस कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू आपको जीरो मिला, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट ही नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट ही नहीं होगा तो आपके न्यूक्लियाई जो है वो इंटरेक्ट किसके साथ करेगी, और अगर न्यूक्लियाई इंटरेक्ट नहीं करेगी तो आपका एनर्जी लेवल फर्दर स्प्लिट नहीं होगा। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो देन उस केस में क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग भी पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग भी जीरो, कोई भी स्प्लिटिंग वहां पर को नहीं होगी। और अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो आई और क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, अगर आप इसके लिए अपना स्पेक्ट्रा ड्रॉ कराना चाहेंगे तो यहाँ पर को आपको सिंगलेट स्पेक्ट्रा मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। अभी जस्ट इतनी चीज माइंड पे रखिए, यहाँ पर जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमेशा सिंगलेट स्पेक्ट्रा होगा। ओके, अब मैं आपको जस्ट दिखा भी देती हूँ, ये कुछ स्पेक्ट्रा आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, ऐसी पीक होती है। मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर दिखाए होंगे, ये देखिए, ये है, ये देखो, ये होता है आपका सिंगलेट स्पेक्ट्रा। यहाँ पर आपको जो स्पेक्ट्रा होता है वो किसके बीच में ड्रॉ होता है, इंटेंसिटी ऑफ अ गामा रे और स्पीड ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर जो आपको स्पेक्ट्रा मिलता है वो सिंगलेट, एक ही पीक आपको मिलती है, और पीक आपकी जैसे उल्टी पीक होती है ना, ऐसे आपको अपेयर होगी। देखिए ये होगी सिंगलेट पीक। ओके, और इसी का उल्टा क्या हो गया, अगर आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में क्या होगा, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग भी होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आपके किसी कॉम्प्लेक्स में है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, न्यूक्लियाई के साथ। अगर ये न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपका जो एनर्जी लेवल है ये फर्दर स्प्लिट होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर को क्या होगा, फर्दर स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पर को लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग पॉसिबल है। और अगर क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग पॉसिबल है तो इस केस में जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमेशा ही डबलेट होगा। और डबलेट स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा अपेयर होता है, देखो एक पीक, अब यहाँ पे दो पीक, तो बन गया डबलेट। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये चीज समझ में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का क्या कॉन्सेप्ट है। और मैंने अभी आपको जस्ट इतना रफली मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट किसकी वजह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अगर आपके मॉलिक्यूल में क्या होगा, असिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सिमेट्रिकली कुछ भी चीजें नहीं होंगी, सारी चीजें क्या होंगी, असिमेट्रिकली होंगी, तो उस केस में ही आपका जो उस केस में ही आपका क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, न्यूक्लियाई के साथ, और न्यूक्लियाई के एनर्जी लेवल का फर्दर स्प्लिटिंग पॉसिबल है। इतनी चीज क्लियर आई, इतना समझे ना। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, अब आपको मैं यहाँ स्पेक्ट्रा दिखा के चीजों को एक्सप्लेन कराती हूँ, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रा आप समझो, उसके बाद मैं आपको और चीजें बताती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को और एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आप ये जिस स्पेक्ट्रा देखो, ये स्पेक्ट्रा ना आपकी Fe के लिए भी है और Sn के लिए भी है। क्यों, क्योंकि देखो आपका 57 Fe और 119 Sn, क्यों, क्योंकि देखो दोनों के केस में जो है, अगर आप Fe की केस लें या फिर Sn के केस लें, यहाँ पे जो इनका ग्राउंड स्टेट होता है उसके लिए I की वैल्यू क्या होती है, हमेशा हाफ होती है।
एक्साइटेड स्टेट की आई की वैल्यू क्या होती है 3/2 ही होती है। तो हमने क्या है दोनों को एक ही में कवर कर लिया क्योंकि दोनों के केस में सेम ही वैल्यूज आपको मिलती है। ओके, तो सबसे पहले क्या किया है ये आपके एनर्जी लेवल्स दिखाए है और इनमें वैल्यू भी पुट की है कि आई की वैल्यू हाफ है और आई की वैल्यू यहाँ पर 3/2 है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ना, अब हमने क्या किया यहाँ पे हमने ये चेक किया है कि यहाँ पर को ये जो एनर्जी लेवल है ये वाला जो एनर्जी लेवल है इसके लिए डिजेनरेसी कितनी होगी, डिजेनरेसी भी तो चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कितने एनर्जी लेवल है इस लेवल के अंदर। तो देखो डिजेनरेसी चेक करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, मैं यहीं पर को आपको लिख दे रही हूँ फिर मैं इसे इरेज कर लूंगी। तो डिजेनरेसी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया जाता है 2ni+1 और यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज पता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे होते हैं जितना हमको उस कॉम्प्लेक्स में लेना है। आई आपका ये वैल्यू जहां पर को दी हुई है तो यहाँ पर देखिए अगर हम एफ या फिर एस एन किसी के भी केस में देखें तो एफ भी हमने एक ही लिया है, एस एन भी हमने एक ही लिया है। तो क्या होगा 2 इंटू नंबर ऑफ एटम अभी हमारे पास एक है 2 इंटू 1 और आई की वैल्यू अभी हम इसके लिए डिजेनरेसी चेक करें कि कितने ऑर्बिट इसके पास और हैं। ओके, तो यहाँ पर सॉरी कितने एनर्जी लेवल इसके पास और है। ओके, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है हाफ है यानी कि इंटू हाफ प्लस आपका 1। ओके, तो यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 से 2 गया तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा पूरी वैल्यू। 1+1 इज इक्वल टू 2 यानी कि डिजेनरेसी कितनी है यहाँ पर 2 है यानी कि ये जो लेवल है ये दो एनर्जी लेवल पे टूट सकता है। ये तो आपकी सिंपल सा केस है, ये आपका डिजेनरेसी हो गया। तो ये दो एनर्जी लेवल और इनकी वैल्यू क्या होगी ये भी आपको पता है, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। आपकी वैल्यू आई की वैल्यू अगर हाफ है तो इससे आप -1 करते जाइए। -1 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इसके नीचे 1 आएगा, नीचे आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 - 1 ये हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा अगर आप 1 माइनस -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर को एक एनर्जी लेवल कितना निकल जाएगा, और इनकी वैल्यू क्या होगी ये आपको पता ही है। हमारी आई की वैल्यू अगर ये दो डिजेनरेटेड लेवल है तो एक की वैल्यू क्या होगी +1/2, दूसरे की क्या होगी -1/2। ओके, अब देखो आपका जो दूसरा वाला एनर्जी लेवल है, दूसरा वाला एनर्जी लेवल के लिए आई की वैल्यू क्या है 3/2। अगेन आप इसमें क्या निकालेंगे डिजेनरेसी के कितने इसके पास अपने ऑर्बिट है, मतलब अपने एनर्जी लेवल है। तो आप कैसे पता चलेगा, सेम फॉर्मूला आपने यहाँ पर पुट कर देना है बट यहाँ पर को वैल्यू आई की वैल्यू क्या रखेंगे 3/2। तो हम क्या है यहाँ पर को 2 इंटू 1 इंटू क्या है 3/2 +1। ओके, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं 2 इंटू 2 से 2 गया तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 होगा, 3+1 इज इक्वल टू 4 यानी कि डिजेनरेसी कितनी आई 4। यानी कि ये लेवल के लिए अभी यहाँ पर को 4 डिजेनरेटेड लेवल्स है और 4 डिजेनरेटेड लेवल की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, -1 करके हम लोग निकालते रहते हैं। तो क्या होगी आपको पता है 3/2 से नीचे क्या होता है 1/2 होता है, तो इन दोनों का कॉम्बो होता है ये। ठीक है, तो हमने क्या नीचे वाले को लिखा 3/2, इसको लिखा 1/2, ये दोनों प्लस में, ऊपर वाले दोनों माइनस में, -3/2 और -1/2। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारे डिजेनरेटेड लेवल है। ओके, अब देखो ना यहाँ पर हमने क्या है कोई भी फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हुई, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इस केस में अभी हमारा जो ये लेवल्स है इसके लिए हमने क्या दिखा है, इन लेवल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो उस केस में क्या है अगर वैल्यू ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ही नहीं है, तो ये न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो अगर न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो ये लेवल तो स्प्लिट होने से रहे, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है हाफ है, ये हमने पहले कंडीशन में पढ़ लिया था। यानी कि ये लेवल तो स्प्लिट होने चाहिए बट ये स्प्लिट नहीं हुई, ये अगेन अभी भी क्या है आपके डिजेनरेटेड लेवल्स है। तो यहाँ स्प्लिटिंग क्यों नहीं हुई, इसका रीजन ये है कि अभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है 0 है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है तो ये आपकी न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगी। अगर इंटरेक्ट नहीं करेगी तो आपके एनर्जी लेवल भाई टूटेंगे कैसे, ये तो बात सिंपल है। इतनी चीज क्लियर आई। अब हमने क्या है इतने में तो ये रिप्रेजेंट किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू हमारी 0 है। अब हमारी मेन चीज तो हमें तो स्प्लिटिंग दिखानी है, तो अब हम एक केस यहाँ पर लेते हैं कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 को इक्वल नहीं रखी, यानी कि कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू कुछ न कुछ है 0 के इक्वल नहीं है, हमने बस इतनी बात कर दी। ओके, अब हम इसमें स्प्लिटिंग दिखाएंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कब आपकी वैल्यू 0 होती है कब नहीं होती है, हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ओके, तो अभी जस्ट हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, इट मीन्स कुछ न कुछ वैल्यू है, तो क्या होगा इस केस में जो
जो आपके लेवल्स है, ये वाले लेवल तो स्प्लिट होने से रहे, मैंने आपको कंडीशन में बता दिया था, ये लेवल्स फर्दर स्प्लिट हो सकते हैं। तो क्या होगा, इन लेवल्स में जो आपके न्यूक्लियाइस हैं वो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ जैसे न्यूक्लियाई क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के साथ इंटरेक्ट होगी, तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी लेवल्स है ये फर्दर स्प्लिट होंगे। तो लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, बट यहाँ पर को क्या है, वो क्रैमर्स डिजेनरेसी वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना ईएसआर के केस में, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर को लगते हुए चलेगा कि यानी कि जिनकी आपके क्या ये आई की वैल्यू सेम है, ये आपके कंबाइंड रहेंगे, ये आपके स्प्लिटिंग होने के बाद भी क्या रहेंगे, डिजेनरेटेड रहेंगे। कैसे, देखो यहाँ आपके पास 4 एनर्जी लेवल्स है, जिसमें से 2 तो आपके 3/2 है, एक +3/2 एक -3/2, और 2 आपके क्या है, हाफ है, एक है प्लस हाफ, एक है आपका माइनस हाफ। तो यहाँ पर को क्या हुआ, हमने जैसे ही बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ है, तो आपके न्यूक्लियाई ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट से इंटरेक्ट किया और आपके एनर्जी लेवल्स को स्प्लिट किया। बट स्प्लिटिंग तो होगी, बट क्रैमर्स डिजेनरेसी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी जैसे आप सोच सकते हैं कि लग रहा है कैसे, यहाँ पर देखो आपके एनर्जी लेवल्स जो है ये स्प्लिट हुए, बट आफ्टर स्प्लिटिंग क्या है, आपके जो ये सेम वैल्यूज वाले हैं, जैसे 3/2 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ये डिजेनरेटेड है आफ्टर स्प्लिटिंग। आफ्टर स्प्लिटिंग भी हुई, लेकिन आफ्टर स्प्लिटिंग भी ये डिजेनरेटेड है। डिजेनरेटेड मतलब समझ में आता ना, डिजेनरेटेड मतलब उनकी एनर्जी क्या है, स्टिल सेम है। तो देख लीजिए ये दो एनर्जी लेवल्स है, इनमें से एक आपका प्लस हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा, बट इन दोनों की एनर्जी क्या है, आफ्टर स्प्लिटिंग भी सेम है। समझ में आया। और ये जो 3/2 वाला है, ये भी आपके स्प्लिट हुए, और आफ्टर स्प्लिटिंग आपके +3/2 -3/2 आपके क्या अगेन डिजेनरेटेड है, और इनको आपने यहाँ पर को ऐसे एक के साथ ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। इतनी चीज समझ में आई। तो यहाँ पर क्या हुई, फर्दर स्प्लिटिंग हुई, और इसी स्प्लिटिंग को आप बोलते हैं क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। तो आप बताइएगा, यहाँ जो आपकी स्प्लिटिंग हुई ना, यही स्प्लिटिंग है आपकी क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। समझ में आया। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है आपका क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग का। समझ में आई इतनी चीज। और हाँ, यहाँ पर आप एक और चीज देख लीजिए, आप यहाँ पे बात कर लीजिए ट्रांजिशन की, कि कौन सा ट्रांजिशन आपका अलाउड है, कौन सा फॉरबिडन। क्यों, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो आप स्पेक्ट्रा निकालेंगे। तो देखो, जब भी आपके यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होती है, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, यानी कि स्प्लिटिंग तो नहीं हुई, तो यहाँ जो आपका स्पेक्ट्रा आएगा वो सिंगलेट स्पेक्ट्रा आएगा, यानी कि आपको सिर्फ एक पीक मिलेगी। तो यहाँ ट्रांजिशन जो है वो आपका सिंगल ट्रांजिशन होगा। कैसे, यहाँ से ट्रांजिशन सीधे यहाँ होगा, और ये ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड होगा। कैसे, आप जैसे देख सकते हैं, हमको कैसे पता चलता है अलाउड और फॉरबिडन का, हमारे सिलेक्शन रूल से। और आपको सिलेक्शन रूल मैंने पहले भी बोल दिया कि डेल्टा एम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो 0 आनी चाहिए या फिर +-1। तो आप यहाँ पर वैल्यू देख लीजिए, देखो ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा फाइनल है 3/2, इससे मैंने माइनस किया हाफ को, ओके, तो यहाँ पर अगर मैं हाफ को माइनस करूंगी तो क्या होगा, 2 नीचे रहेगा, ऊपर क्या होगा 2, 3 - 1 क्या होगा 2, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी 1। यानी कि हमारा क्या है, सिलेक्शन रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखो, अगर आप सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ट्रांजिशन अलाउड मिलेगा। मैं अलाउड ही ट्रांजिशन आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड। तो यहाँ पर देखो आपको एक सिंगल ट्रांजिशन दिख रहा है, तो यहाँ जो आपकी पीक आएगी वो सिंगल पीक आएगी। जो मैंने आपको नीचे रिप्रेजेंट किया, कुछ उल्टी पीक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर को दिखाया हुआ था। इतनी चीज क्लियर है। और यहाँ पर को भी देखो, दूसरे केस में क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ जो आपको ट्रांजिशन मिलेंगे वो 2 ट्रांजिशन मिलेंगे, और 2 ट्रांजिशन की वजह से आपको डबलेट पीक देखने को मिलेगी। और ये 2 ट्रांजिशन आपके पास कैसे आएंगे, देखो, एक ट्रांजिशन तो रहेगा आपका ये एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे, यानी कि यहाँ कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन होगा, एरो ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ से ट्रांजिशन हुआ यहाँ, ओके। और दूसरा ट्रांजिशन जो होगा वो होगा इस लेवल से इस लेवल पे, ठीक है। तो ये वाले ट्रांजिशन भी क्या होगा, अलाउड होगा। कैसे, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, पहले हमने क्या लिया, नीचे से हमारा फाइनल सपोज हमने लिया हाफ, ठीक है, ये लिया हाफ, और इनिशियल भी हमने लिया हाफ। तो ये क्या होगा, ये वाला ट्रांजिशन जो है, अगर आप हाफ से हाफ को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। और आपका सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, सिलेक्शन रूल बोलता है डेल्टा एम की वैल्यू या तो 0 हो या फिर +-1 हो। तो देखो 0 है, तो ये ट्रांजिशन भी आपका अलाउड, ओके। और दूसरा देखो, अगर मैं आपको ये वाला ट्रांजिशन कह रही हूँ, तो देखो यहाँ पर को वैल्यू क्या है, फाइनल की 3/2, और इनिशियल की कितनी है, हाफ। तो आप 3/2 माइनस हाफ कीजिए, क्या होगा, हाँ, 2 आपका नीचे का नीचे रहेगा, ऊपर क्या होगा, 3 - 1 = 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई, 1, यानी कि यहाँ भी आपकी 1 आई। तो ये 2 ट्रांजिशन ही आपके क्या होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। ये 2 अलाउड ट्रांजिशन की वजह से आपको जो पीक मिलती है वो डबलेट रहती है। तो जैसे हमने नीचे
डिस्कस किया था। इतनी चीज क्लियर है? तो अभी जस्ट देखो, एक बार हम लोग ऐसे शांति से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग क्या होती है, कैसे आपकी स्प्लिटिंग हुई, कि आपका जो सिलेक्शन रूल क्या है, कंडीशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, थ्योरी वाला पर्पस भी हमने सारा देख लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि आपका स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है। स्प्लिटिंग का मेन कॉज है कि आपके अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, तो ये ही स्प्लिटिंग करवा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है तो ये आपकी न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और इसके इंटरेक्शन की वजह से ही आपका एनर्जी लेवल अदर देन हाफ एनर्जी लेवल, मतलब हाफ के अलावा जो दूसरे एनर्जी लेवल है, ये फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, अब हमने देखना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है और कौन से कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 नहीं है। अगर ये पता चलेगा तो हम स्प्लिटिंग भी बता सकते हैं। तो उसको मैं आपको आगे की ओर एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम इंक थोड़ी चेंज कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी सी इंक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए, ठीक है, तो मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की आपकी जो वैल्यूज है वो दो बेसिस पे डिपेंड करती है, मतलब दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आपको मिलेंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 हो गया तो आपको बता दिया मैंने, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग क्या होगी, अब्सेंट होगी। और अगर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग अब्सेंट है तो उस केस में डेफिनेटली आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो आपका सिंगल पीक का मिलेगा, यानी कि सिंगलेट स्पेक्ट्रा जिसे आप बोलते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। छोटा सा हमने एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन से चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो इतनी चीज समझ में आई। और सिंगलेट स्पेक्ट्रा आपको कुछ ऐसा मिलता है जो कि किसके बीच में ड्रॉ होता है, इंटेंसिटी ऑफ अ गामा रे और स्पीड ऑफ सोर्स, जो कि आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। देखो यहाँ पर जो पीक आप ऐसे ऐसे करके दिखाते थे, अब आपने ऐसे ऐसे करके नहीं दिखानी है, उल्टी दिखा देनी है बस। ओके, सिंगल पीक होगी। ओके, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग आपकी पॉसिबल है, वहां पर प्रेजेंट होगी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग। और अगर वहां पर क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग हुई तो उस कॉम्प्लेक्स के लिए जो आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे वो आपका डबलेट स्पेक्ट्रा होगा, जो कि कुछ इस टाइप का आपको अपेयर होगा। ओके, और यहाँ पर कोई ये स्पेक्ट्रा सेम चीज है, किसके बीच में ड्रॉ होता है, इंटेंसिटी ऑफ अ गामा रे और स्पीड ऑफ अ सोर्स। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे बढ़िए। देखो, अब हमने तो ये चीज तो पहले भी डिस्कस की थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है और किसी कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, तो अब आप आगे देखिए। देखो, तो देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताती हूँ। तो देखो, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है ना, इसकी वैल्यू टोटली डिपेंड करती है ये दो फैक्टर्स पे, जिनको हमने आगे डिस्कस करना है। ओके, यानी कि यही हमें बताएंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स के लिए, मतलब किसी नहीं, किस कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है, या फिर किस कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। और आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 नहीं है, देन उस केस में आप अपने ऑर्बिटल्स की, सॉरी, अपने एनर्जी लेवल की क्या है, स्प्लिटिंग करा सकते हैं। और अगर आपको पता चल गया कि हाँ, आपके कॉम्प्लेक्स में, आपका जो ये गिवन कॉम्प्लेक्स है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है, तो वहां पर आप फर्दर स्प्लिटिंग नहीं कराएंगे। और अगर आप स्प्लिटिंग नहीं कराएंगे तो आपको क्या, आप स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ कर सकते हो उस कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आपके कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग नहीं हो रही, तो उस केस में आपको हमेशा सिंगलेट स्पेक्ट्रा ही मिलना है। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ वैल्यू है, देन यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, स्प्लिटिंग होगी और आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो डबलेट मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है? तो ये हमें प्रिडिक्ट कैसे होगा कि कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है और कौन से के लिए 0 नहीं है। ओके, तो आपने क्या है, जस्ट दो फैक्टर्स पे ध्यान देना है। एक है आपका लिगेंड सिमेट्री, एक है आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। अब ये दोनों सिमेट्री क्या बोलती है? देखो, जो लिगेंड सिमेट्री है ना, ये बात कर रही है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स गिवन होगा उसमें लिगेंड किस तरीके से अरेंज है। ओके, इतनी चीज समझ में आई। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री आपको क्या बताएगी? इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री आपको ये बताएगी कि आपका जो गिवन मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो आपका एटम है जिसकी आप न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, उस न्यूक्लियाई की बात आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई एटम होगा, एटम के अंदर ही तो न्यूक्लियाई होगी। और अगर एटम के अंदर न्यूक्लियाई है तो ऑब्वियस सी बात है एटम के चारों ओर क्या है, इस न्यूक्लियाई के चारों ओर क्या है, यहाँ पर ऑर्बिटल्स भी होंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटल में ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर को जो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री की बात की है, ये इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी सिमेट्री की बात की है। तो इन दोनों की सिमेट्री के बेसिस पे कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है उसमें जो लिगेंड है उनकी सिमेट्री कैसी है, और आपका जो कॉम्प्लेक्स है जिसकी आप न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं उसके चारों ओर जो एटम्स के, उस एटम्स के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स में, उनकी सिमेट्री कैसी है, उसके बेसिस पर आपको प्रिडिक्ट होगा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है या फिर नहीं है। ओके, अब देखना, डरना नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, तो कैसे पता चलेगा आपका लिगेंड के केस में? तो देखो, जो आपकी लिगेंड सिमेट्री होती है ना, इसे आप अगेन दो क्लास में डिवाइड करते हैं।
एंड देन इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री को भी आप दो क्लास में डिवाइड करते हैं और दोनों क्लास इनकी सेम है। देखो लिगेंड सिमेट्री को आप पहले बोलते हैं एक्सियल सिमेट्री, दूसरी होती है आपकी स्फेरिकल सिमेट्री। और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी आपकी दो टाइप की होती है, पहली होती है एक्सियल सिमेट्री, दूसरी होती है स्फेरिकल सिमेट्री। इतनी चीज क्लियर है, यानी कि दोनों सेम सेम टाइप की क्लासिफिकेशन में रहती है। ओके, अब लिगेंड की एक्सियल सिमेट्री, यानी कि लिगेंड को हम कब बोलेंगे कि आपके लिगेंड एक्सियली सिमेट्रिकल है, तब बोलेंगे जब आपके लिगेंड जो है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अलावा कोई दूसरा शेप दे रहे हो। मतलब आपको पता है आपका लिगेंड कुछ ऐसा अरेंज होता है ना, मेटल होता है, मेटल के चारों ओर ऐसे यहाँ पर कोई लिगेंड अरेंज होता है, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो सबसे सिंपल है, जिसे आप बोलते हैं Ml6, यानी कि मेटल के साथ ऐसे 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 ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में 6 लिगेंड ऐसे अरेंज होता है। यानी कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप का है कि वहां पर को आपको क्या है टेट्राहेड्रल लिगेंड मिल रहा है, यानी कि आप जस्ट इतना देख लीजिएगा नंबर ऑफ लिगेंड क्या है 6 होंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के लिए जो लिगेंड है उसको आप कौन सी सिमेट्री के अंदर डाल रहे हैं। अभी जो सिमेट्री सुनेगा आगे की चीजें हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो आपके लिगेंड है उसके लिए सिमेट्री कौन सी होगी, एक्सियल सिमेट्री। इतनी चीज क्लियर है। दूसरा, अगर यहाँ पर को क्या होगा, टेट्राहेड्रल भी आपको पता है, टेट्राहेड्रल में आपको कैसा मिलेगा, Ml4 टाइप का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, यानी कि मेटल के साथ 4 लिगेंड अरेंज होंगे। ये लिगेंड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, चारों की चारों अलग भी हो सकते हैं, चारों की चारों सेम भी हो सकते हैं। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स में जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, नंबर ऑफ लिगेंड अगर आपको देखे जाएंगे, तो अगर नंबर ऑफ लिगेंड 4 है या फिर 6 है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसको आप सॉरी आपके कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है उनकी सिमेट्री को आप क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सिमेट्री। अगर इनके अलावा अगर आपको कोई भी मिल गया, Ml3 मिल गया, Ml2 मिल गया, Ml1 मिल गया, Ml5 मिल गया, कोई भी मिल गया, तो ये किसके अंदर आएंगे, ये अंदर आएंगे आपके एक्सियल सिमेट्री के अंदर। ओके, तो लिगेंड को आपने क्या है उनकी सिमेट्री की बेसिस में दो क्लास में क्लासिफाई किया, एक्सियल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री। एक्सियल सिमेट्री मतलब आपकी कोई भी सिमेट्री हो अदर देन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, तो वो सारी सिमेट्री किसके अंदर आएंगे, एक्सियल सिमेट्री के अंदर। और अगर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल टाइप की कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में आपका लिगेंड क्या है, आप बोलेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। इतनी चीज क्लियर आई। अभी जस्ट सुनिए। ओके, दूसरे केस में अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी दो क्लास में क्लासिफाई होती है, एक्सियल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, अब एक्सियल सिमेट्री में क्या आएगा, देखो एक्सियल सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऑर्बिट दिया है, जैसे आपको मैं बोलूं D10 टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए देखो आप D10 मत लीजिए, आप लीजिए आपका F ऑर्बिट। ओके, और F ऑर्बिट में अगर मैं बोलूं कि F ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास, F ऑर्बिट का जो D ऑर्बिट है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है। ओके, तो आपको पता है अगर ये 6 है तो ये ऑर्बिट क्या होगा, कुछ ऐसा आप दिखाते हैं। नीचे जो लेवल होता है वो होता है आपका T2G लेवल, और ऊपर जो लेवल होता है वो होता है आपका EG लेवल। ये कौन सी केस की बात कर रही हूँ, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है। इतनी चीज क्लियर आ रही। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखा के दिखा देती हूँ, देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप। अगर मैं बोलूँ आपका कॉम्प्लेक्स है Fe, ओके, Fe के लिए मैं अभी जस्ट दिखा रही हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में D ऑर्बिट में 6 रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, और इसके साथ जो लिगेंड है वो मेरे साइनाइड लिगेंड अरेंज है। ओके, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर को नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, यानी कि ये जो टी ऑर्बिट है वो कैसे स्प्लिट होगा, दो एनर्जी लेवल पे, और जिसके लिए T2G लेवल नीचे वाला होगा, EG लेवल ऊपर वाला होगा। अगर इसी में मैं Fe के साथ Cn करती, बस Cn का नंबर क्या रखती, 4, यानी कि यहाँ पर को जो स्प्लिटिंग होगी वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस स्प्लिटिंग में आपके एनर्जी लेवल्स उल्टे हो जाते। कैसे उल्टे हो जाते, नीचे आता आपका EG लेवल और ऊपर आता आपका T2G, अरे सॉरी G आप यहाँ पर को नहीं लगाते, जीरेट अनजीरेट का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता, यहाँ बस आप इसे T2 बोलते हैं और इसे बोलते हैं E लेवल। समझ में आया, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है। ओके, ये चीज समझ में आई। और अगर देखो आपका कॉम्प्लेक्स में आपने स्प्लिटिंग कर दी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर को फिल करेंगे। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैसे फिल करते हैं, एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा। अब चौथा क्या है, यहाँ पर पेयर भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये तो बहुत इजी चीज है, आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप लिगेंड यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, तो होता क्या है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिए हुए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे हो गया आपके, जैसे साइनाइड हो गया, फ्लोरीन हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या होता है, एक टाइप की स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO हो गया, तो ये लिगेंड क्या होता है, एक टाइप के स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया है, तो इनके केस में क्या होगा, जो स्प्लिटिंग होती है वो ग्रेटर एक्सटेंट पे होती है, यानी कि बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, ये दूर दूर तक स्प्लिट होता है। ओके, और स्प्लिटिंग के बाद क्या होगा, अगर आपकी खुद ही सोचिए ना, अगर इन दोनों की स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हुई है,
यानी कि एक ऑर्बिट यहाँ है, दूसरा ऑर्बिट यहाँ है। तो अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, चौथे इलेक्ट्रॉन को आप फिल करना चाहते हैं, तो आप ऊपर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इसे यहीं पर वापस फिल कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको दिया जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर को दोबारा यहाँ पर पेयरिंग करेंगे। इसे आप बोलते हैं लो स्पिन। ओके, तो लो स्पिन मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा क्या है, नीचे की ओर ही फिल हो रहा है, ऊपर की ओर फिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया जाएगा तो आप अगेन यहाँ पर वापस से पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अभी आप जस्ट इतना सुन लीजिए। ओके, और अगर आपको कोई वीक लिगेंड दिया, जैसे आपका हो गया वाटर, हो आपका आई नेगेटिव हो गया, आपका Br नेगेटिव होगी, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, वीक लिगेंड के। ओके, तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड है, देन आपको क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्लिटिंग पूरी नहीं होती, यानी कि छोटे लेवल पे स्प्लिटिंग होती है। और अगर छोटे लेवल पे स्प्लिटिंग हुई तो 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने यहाँ फिल कर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन आप कहाँ फिल करेंगे, ऊपर फिल करेंगे। समझ में आया? और ये चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने ये उल्टा कर दिया। देखो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपका T2G लेवल होगा, सॉरी, जब भी आपको क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, तो स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होगी, नीचे जो लेवल होगा इससे आप बोलेंगे T2G, और ऊपर जो लेवल होगा इससे आप बोलेंगे EG। ओके, और अगर आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, टेट्राहेड्रल की कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, ये चीज उल्टी हो जाती है। कैसे उल्टी हो जाती है, ये लेवल आपका स्प्लिट होता है, ऊपर आपके 3 लेवल आ जाते हैं, नीचे आपके 2 लेवल आ जाते हैं। इन लेवल को आप बोलते हैं ई, और इसे बोलते हैं T2 लेवल। समझ में आए? तो ये चीज आपको जस्ट माइंड में रखनी है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सियल सिमेट्री है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब जो आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए ये आपके एक्सियली सिमेट्रिकल है और स्पेरिकल सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्पेरिकल की बात करो, देखो यहाँ पे जो आपका स्पेरिकल टर्म यूज हुआ है ना, स्पेरिकल टर्म यूज हुआ है सिमेट्री के लिए। ओके, और आपका जो एक्सियल टर्म यूज हुआ है वो आपका असिमेट्री के लिए हुआ है। इतनी चीज क्लियर है? तो स्पेरिकल सिमेट्री मतलब सिमेट्री की बात कर रहा है, प्रॉपर सिमेट्री की बात कर रहा है। ओके, और एक्सियल सिमेट्री मतलब असिमेट्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो स्पेरिकल सिमेट्री मतलब अगर आप यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, या जो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिमेट्रिकली फिल होंगे। सिमेट्रिकली फिल मतलब देखो, अगर आपको पता आपके जो T2G लेवल है उसमें 3 ऑर्बिट रहते हैं, अगर इन 3 ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये लेवल आपका, ये ऑर्बिट आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। या इसके अंदर आपने तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर भी ये सिमेट्रिक होगा। या फिर आपने इसमें क्या, तीनों में इनको पेयर्ड कर दिया, फिर भी ये सिमेट्रिक होगा। यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन 0 है, देन भी उस समय भी क्या है, आपका ये ऑर्बिट जो ऑर्बिटल है ये आपका सिमेट्रिक होगा। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे फिर भी सिमेट्रिकल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे फिर भी सिमेट्रिकल होगा। अगर आपने इस ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे तो ये असिमेट्रिक हो गया, 3 दिखा दिए तो सिमेट्रिक हो गया, 4 दिखा दिए तो असिमेट्रिक, 5 दिखा दिए तो असिमेट्रिक, 6 दिखा दिए तो अगेन सिमेट्रिक। ओके, सिमिलरली ईजी के केस में भी वही होगा। अगर आपका जो ईजी ऑर्बिट है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये आप सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो इसे क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक। 2 डाला तो फिर बन गया सिमेट्रिक, 3 डाला तो असिमेट्रिक, 4 डाला तो बन गया सिमेट्रिक। तो यही चीज यहाँ पर को दिखाई हुई है। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन मिला सिमेट्रिक का। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को, यानी कि अगर आपकी T2G सेट में 0, 3 और 6 इलेक्ट्रॉन हो, EG सेट में 0, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में आप बोलेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है वो आपकी स्पेरिकल इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स टोटली सिमेट्रिक है। ओके, और अगर आप एक्सियल सिमेट्री की बात करेंगे, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में क्या है, इनके अलावा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आप बोल सकते हैं अगर आपके ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री होगी उससे आप बोलेंगे एक्सियल सिमेट्री। इतनी चीज क्लियर है? तो आप जिस क्या है, इतनी चीजों को ध्यान पर रखिए। ओके, अब मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। देखिए, तो देखिए ना, अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ। देखो ना, जब मैंने आपको सेकंड स्लाइड दिखाई थी, सेकंड स्लाइड में मैंने आपको एक चीज बोली थी। क्या बोली थी? मैंने बोला कि आपका वही कॉम्प्लेक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बनाएगा जिसमें आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, असिमेट्रिक होगा। हमने यहाँ पे बोला ना कि आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नॉन स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नॉन स्पेरिकल मतलब असिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हमने क्या बोला कि आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोला, वो होना चाहिए असिमेट्रिक। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात कर रहा है? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहा है, मैंने आपको बोला था लिगेंड की बात कर रहा है। आपके कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है और साथ ही साथ आपके कॉम्प्लेक्स में जो आपकी न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई की चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात कर रहा है। यानी कि ये जो लिगेंड है और ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन है ये आपके क्या होने चाहिए, असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। और अगर ये कंडीशन आपकी अप्लाइड होगी और उसी केस में क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा।
वही चीज यहाँ पर को दिखाई हुई है, ये थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, बट ये वही चीज बता रहा है। देखो हमने क्या बोला, एक्सियल सिमेट्री मतलब टोटली क्या होता है, एक्सियल सिमेट्री मतलब असिमेट्री की बात कर रहा है, और स्पेरिकल सिमेट्री मतलब सिमेट्री की बात कर रहा है। ये चीज आप माइंड में रखिएगा, ओके। और जैसे यहाँ भी आपका सेम चीज है, एक्सियल सिमेट्री मतलब आपकी असिमेट्री, और आपका जो स्पेरिकल सिमेट्री ये आपकी सिमेट्री, इतनी चीज दोनों आपकी सिमेट्री है। बट आप ऐसे माइंड में रखिएगा कि आपका जो एक्सियल सिमेट्री है मतलब ये एक टाइप की असिमेट्री है, आपका जो स्पेरिकल सिमेट्री ये एक टाइप की सिमेट्री है, और आपका जो यहाँ भी आपका वही होगा, एक्सियल सिमेट्री एक टाइप की असिमेट्री है, और स्पेरिकल सिमेट्री एक टाइप की सिमेट्री है, ओके। और इसका मतलब क्या है, हमने आगे पढ़ा कि अगर आपके मॉलिक्यूल में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसका, लिगेंड का और इलेक्ट्रॉन का, ओके। अगर इन दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक है तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा। इट मींस क्या होगा, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की आपने सिमेट्री चेक की, कैसे चेक की, हमें आपको बताया कि आप जस्ट बात कीजिए कि आपके लिगेंड कैसे अरेंज है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में जो आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है उसमें अगर आपके जो लिगेंड है वो अगर एक्सियली सिमेट्रिकल है, तो आप समझ लीजिए कि आपके मॉलिक्यूल में क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो असिमेट्रिक हो रहा है। और अगर आपके मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है वो भी आपकी एक्सियल है, तो समझ लीजिए आपके मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी आपका असिमेट्रिक है। यानी कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में इसको आपको ये टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन मिले, एक्सियल सिमेट्री और एक्सियल सिमेट्री मिली, तो इस केस में ही आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा। और अगर आपके कॉम्प्लेक्स में स्पेरिकल सिमेट्री हुई, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होगा वो जीरो होगा। समझ में आया? मैंने यहाँ पर नोट करके भी लिखा हुआ है, इफ ए कॉम्प्लेक्स बोथ लिगेंड आर स्पेरिकली सिमेट्रिकल और इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेरिकली सिमेट्रिकल, उस केस में जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो होगी। समझ में आया ना? मैं आपको जस्ट ऐसे समझाना चाह रही हूँ कि ये जो चीजें है ना, इसको मैं आपको कोरिलेट कराना चाहती हूँ जो हमने आगे पढ़ा उससे। समझ में आ रहा कैसे कोरिलेट किया? आपने जस्ट, मैंने आपको पहले भी बोला, आपको जस्ट बात करनी है आपके जो लिगेंड्स हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी सिमेट्री। अगर ये दोनों असिमेट्रिकल होंगे तभी जाके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा। तो मैंने क्या बोला, अगर आपका लिगेंड आपको एक्सियली सिमेट्रिकल मिले और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री भी आपको एक्सियली सिमेट्रिकल मिले, देन आप समझ लेना कि आपकी दोनों चीजें आपके ये दोनों चीजें आपकी क्या है, नॉन स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्या हो रहा है, स्पेरिकली नहीं हो रहा, समझ आया, सिमेट्रिकली नहीं हो रहा। और अगर आपके मॉलिक्यूल में क्या, अगर आपने चेक किया लिगेंड, आपने चेक किया, आपको लगा कि लिगेंड आपके एक्सियली सिमेट्रिकल है, और आपने इलेक्ट्रॉन भी चेक किया, इलेक्ट्रॉन भी आपको एक्सियली सिमेट्रिकल मिले, तो उस केस में क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अदरवाइज अगर आपके कॉम्प्लेक्स में आपको लिगेंड भी आपको स्पेरिकली सिमेट्रिकल मिले और इलेक्ट्रॉन भी आपको स्पेरिकली सिमेट्रिकल मिले, तो मैंने आपको क्या बोला, स्पेरिकली सिमेट्री मतलब सिमेट्री, स्पेरिकली सिमेट्री मतलब सिमेट्री। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास अगर सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको पहले ही मैंने बोला अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अगर जीरो है तो वहां पर कोई स्प्लिटिंग कराना पॉसिबल नहीं है। इतनी चीज क्लियर है? तो ये जस्ट इसका फंडा था, ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझा देती हूँ। देखिए, अब हमने पहला एग्जांपल जो लिया है वो ये है। देखो पहला एग्जांपल है आपका FeCN6 4 नेगेटिव, ओके। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, यहाँ पर को दोनों चीजें चेक करो कि आपकी लिगेंड सिमेट्री क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री क्या है। तो हम आराम से देखते, जल्दीबाजी नहीं करते। देखो इसके केस में अब अगर आप देखेंगे तो पहले आप लिगेंड की बात कर लीजिए। देखो यहाँ पर को लिगेंड क्या है, आपके साइनाइड है। साइनाइड एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, सिंपल सी बात है। और ये लिगेंड कितने प्रेजेंट है, 6। तो आपको पता है अगर ML6 होता है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो हमने क्या बोला, अगर आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल है तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्पेरिकली सिमेट्री, या फिर आप बोल सकते हैं आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल है। यानी कि यहाँ पर को क्या है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर आप लिगेंड के बेसिस पे देखेंगे ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल है इट मींस ये क्या है, सिमेट्रिकल है। इतनी चीज क्लियर है? सिमेट्रिकल बोलो या फिर आप यहाँ पर को ये बोल रहे हैं स्पेरिकली सिमेट्रिकल, दोनों सेम चीज है, सिमेट्रिकल या फिर आप बोल दीजिए स्पेरिकली सिमेट्रिकल, ओके। इतनी चीज क्लियर आई? अब दूसरा देखो, आपने ये तो निकाल लिया, ओके। अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में क्या मिल रहा है, अब आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को देखो। इलेक्ट्रॉन्स कहां से पता चलेगा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपने सेंट्रल मेटल एटम को देखो, क्योंकि आपको पता है मेटल है, मेटल के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। ये मेटल जो आप यहाँ पर को लेते हैं ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे हमने Fe लिया हुआ है, ओके। तो ये Fe डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ये डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले इनिशियली कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, सारे एक ही लेवल्स पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिजनरेटेड एनर्जी लेवल होता है।
क्यों? क्योंकि ये जो पूरा ऑर्बिटल है, इसमें जो 5 ऑर्बिट है, ये इनिशियली सेम एनर्जी के रहते हैं, बट आपको पता है जैसे इस ऑर्बिटल में आपकी लिगेंड अप्रोच करते हैं, आपके पास 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड यहाँ अप्रोच करेंगे तो ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट होता है? ये आपका डी ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5, ये डी ऑर्बिटल है। जैसे यहाँ से 6 सीएन ने अप्रोच किया इसकी ओर, तो यहाँ पर आपके सीएन जो आपका साइनाइड जो आपकी लिगेंड है, और आपके जो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से आपका जो ये डी ऑर्बिट है, जो इनिशियली डिजनरेटेड था, सारे ऑर्बिट पूरे ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट थे, इनकी एनर्जी इनिशियली इक्वल थी, तो ये क्या होता है, स्प्लिट कर देता है 2 लेवल पे। और ये कैसे लेवल पे स्प्लिट करेगा, ये डिपेंड करता है कितने नंबर का कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स है। यहाँ देखो आपका सीएन है 6, यानी कि यहाँ पर को जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल के केस में लेवल क्या रहता है, T2G लेवल आपका नीचे रहता है और EG लेवल आपका ऊपर, तो ये हो गया T2G लेवल, ये हो गया आपका EG लेवल। ओके, अब यहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, तो Fe के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो कितने मिलेंगे, देखो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को साथ रहते हुए चलिए, देखो Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं आपको सिंपली ऐसे बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है आपका 3d6 4s2। ओके, तो हमने जस्ट इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है। ओके, बट इस कॉम्प्लेक्स में Fe की कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पर x की वैल्यू, तो पहले आपने x की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू, यानी कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर देती हूँ इस बॉक्स पे, तो देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकलेगा x प्लस यहाँ पर साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी -1, तो यहाँ पर आपका साइनाइड कितना हो जाएगा, -1, और साइनाइड कितने हैं, 6 है, यानी कि इंटू 6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, -1, तो इसे आप कैलकुलेट कीजिए, क्या निकलेगा, x प्लस माइनस माइनस, यानी कि कितने हो गए, इंटू 6 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो होगी आपकी +2, यानी कि आपकी क्या है, यहाँ पर को जो Fe है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर को +2, यानी कि Fe के ऊपर आपने +2 चार्ज लगाना है। अगर आपकी Fe के ऊपर +2 चार्ज है, यानी कि जो आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बताया था ना, आपका Fe अगर आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर अगर आपका Fe की न्यूक्लियाई की आप बात करने वाले हैं, तो Fe के ऊपर जो चार्ज है वो +2 है, इट मीन्स Fe के ऊपर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को पहले ही एलिमिनेट करा हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 3d6 ही हो जाएंगे, क्योंकि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो बन गए 3d6, इतनी चीज क्लियर है। अब आपने क्या है, इस ऑर्बिट में सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 3d6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कराना है, तो इनिशियली 3d6 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होंगे 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। ओके, अब आपने क्या करना है, जब ये स्प्लिट हो गया तो यहाँ भी आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या है, आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए, 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिल हो गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा या ऊपर फिल होगा, किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा लिगेंड आप यहाँ पर यूज करें, तो मैंने क्या बोला, साइनाइड एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होती है, अच्छी स्प्लिटिंग होती है, यानी कि यहाँ जो स्प्लिटिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा है, यानी कि एक ऑर्बिट नीचे है, एक ऑर्बिट बहुत दूर है, तो यहाँ पे क्या है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं जा पाएगा, ये क्या करेगा, अगेन यहीं पर आपकी स्प्लिटिंग कराएगा, तो देखो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आपने फिल किए, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके टोटली फिल हो गए, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए, ये चीज समझ में आई। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन का आप अपना अरेंजमेंट देखो कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, तो देखो आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, सिमेट्रिकली अरेंज है, यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज है, तो हमने क्या बोला, अगर आपके T2G सेट में 0 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो आप देख लीजिए आपके T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपका T2G ऑर्बिट क्या है, टोटली सिमेट्रिकल है। तो इस केस में जो आपका जो ऑर्बिट है, उसे आप क्या बोलेंगे, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है वो आपका सिमेट्रिकली स्पेरिकली सिमेट्रिक है, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपली सिमेट्रिक है। ओके, तो देखो ना, मैं आपको ऐसे समझा दूं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना, एक्सियली सिमेट्रिकल एक्सियली स्पेरिकली, तो आप जस्ट इतना बात करो असिमेट्रिक सिमेट्रिक। ओके, तो आप जस्ट बोल सकते हैं कि ये आपका जो ऑर्बिट है ये भी आपका सिमेट्रिकली अरेंज है, यहाँ भी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमेट्रिकली अरेंज है। तो हमने क्या बोला, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर को जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो असिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ भी देखा कि आपके जो लिगेंड है वो, उनके इलेक्ट्रॉन्स भी आपके सिमेट्रिकली अरेंज है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपका न्यूक्लियाई है, जो आपका एटम है, सेंट्रल मेटल एटम,
इसके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सिमेट्रिकली अरेंज है, जिनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर को दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों सिमेट्रिकली अरेंज है तो हमने क्या बोला, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए तो हमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, सिमेट्रिकली नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, यानी कि यहाँ जो आपके एनर्जी लेवल्स है वो स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर स्प्लिट नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है आपके पास जो पीक मिलेगी वो आपको सिंगल पीक मिलेगी, और यहाँ पर को क्या होगा, आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो सिंगलेट मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर को रिप्रेजेंट किया है। कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, जिसमें आपका एक कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कराता है, इंटेंसिटी ऑफ ए गामा रे, दूसरा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कराता है स्पीड ऑफ ए सोर्स, जिसे आप सिंपल ऐसे एक सिंगल पीक से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल क्या है, Fe का ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर आपने जो लिगेंड लिया है वो लिखा है वाटर। वाटर एक टाइप का वीक लिगेंड होता है। ओके, और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ लिगेंड आपकी कितने, 6 है। देखो 5 वाटर 1 क्लोरीन। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड 6 है। Cl भी आपका एक टाइप का वीक लिगेंड होता है। ओके, अब आपने सेम चीज यहाँ पे करनी है। आपको पता चल गया, अगर हम लिगेंड के बेसिस पे देखें कि लिगेंड आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर असिमेट्रिकल, हमको क्या चाहिए, असिमेट्रिकल। तो आप देखिए यहाँ पर को नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, 6 है। तो देखो 6 के केस में यानी कि ऑक्टाहेड्रल, और आपने क्या देखा, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि आपका जो लिगेंड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे भी क्या आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मिल रहा है। ओके, लेकिन अब आप अपने क्या है, किसको देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देखो कि आपका जो एटम है, जो आपका एटम की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले आपने वही चीज करना है, आपका सेंट्रल मेटल एटम है Fe, तो पहले आप Fe के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो कि Fe में इस कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो पहले आपको Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, X प्लस यहाँ पर को वाटर, वाटर को पता है आपको 0 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, तो एक आपकी क्लोरीन है, बाहर से चार्ज कितना है, +1 का आपने यहाँ पर को चार्ज लगाया। तो यहाँ पे भी आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर कोई ये माइनस जब यहाँ जाएगा तो प्लस, यानी कि x इज इक्वल टू 2। यहाँ भी आपकी क्या है वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, +2, यानी कि Fe की वैल्यू क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट मीन्स आपको पता है Fe का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकाला था, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s1 4s2, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। तो आपने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर दिया, तो ये ds4s2 वाला ऑर्बिट गया। अब आपके पास सिर्फ 3d6 वाला ऑर्बिट है। ओके, अब 3d6 वाले ऑर्बिट को इनिशियली तो मैं डिसनरेटेड ऑर्बिट दिखाऊंगी, ये मेरा डिसनरेटेड ऑर्बिट है, लेकिन जैसे इसमें आपके 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो ये आपका ऑर्बिट स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट कैसे होगा, आप देखिए आपका, और जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है, आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, तो ऊपर जो है वो आपके T2G लेवल, सॉरी ये आपका जो लेवल है वो होगा Eg, और नीचे जो लेवल है ये रहेगा आपका T2G। इतनी चीज क्लियर है। अब जैसे आप अपने इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ऐसे अरेंज होंगे, बट यहाँ कैसे होंगे, 1 2 3 को तो आपने अरेंज कर दिया, चौथा कहाँ जाएगा, वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका लिगेंड है। आपको पता है वाटर एक टाइप का वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग क्या होगी, स्मॉल स्प्लिटिंग होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो अगर कम स्प्लिटिंग है तो आप अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेवल पे भेज सकते हैं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। तो देखिए यहाँ पर को जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है। आप देखिए ये वाला ऑर्बिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर 3 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, बट ये कितना है, 4 है, यानी कि ये भी आपका सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है। ये वाला सिमेट्रिकल अरेंज है, बट ये वाला तो सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है, यानी कि यहाँ पर को आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, असिमेट्रिक का आ गया कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर को क्या है, अगर एक सिमेट्री है दूसरी असिमेट्री है, तो फिर भी यहाँ पर को क्या है, इसकी वजह से, इसके असिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, किसके असिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपके सेंट्रल मेटल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, डी शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपके कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अब किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपके पास जो न्यूक्लियाई है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्शन की वजह से आपका जो एनर्जी लेवल है ये फर्दर स्प्लिट होंगे, और स्प्लिट होंगे तो आपको जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो डबलेट टाइप का स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप का है। इतनी चीज ध्यान में आई। तो आपने बस एक चीज को माइंड में रखना है, शायद मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया हो, तो कंफ्यूज कर दिया हो तो आप थोड़ी चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, बट ध्यान से सुनेगा। आपने बस माइंड में क्या रखना है, सिमेट्री और असिमेट्री का कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो आपकी असिमेट्री है तभी वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर असिमेट्री है तो आपने देख लिया असिमेट्री कब होगी, या जो आपका मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए,
टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अलावा कोई सिमेट्री शो करे, या फिर यहाँ पर को क्या है टोटल मतलब प्रॉपर आपका इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। ओके, तो इसके बेसिस पे आपको प्रिडिक्ट हो जाएगा कि आपके मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या फिर नहीं है, जैसे हमने दो एग्जांपल के थ्रू देखा। और अगर आपको पता चल गया कि आपकी कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिया जाए, अगर आपको उसमें पता चल गया कि आपके मॉलिक्यूल में क्या है असिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर असिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो वहां पर स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होगी तो आप देख सकते हैं आपको किस टाइप का कॉम्प्लेक्स, किस टाइप का स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो यही था आपका आज का लेक्चर पे हमने बात की क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग पे, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर पे बात करेंगे, जो है आपका मैग्नेटिक इंटरेक्शन। ओके, मैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, बट किसकी वजह से होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। ओके, तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।